सभी का बहुत बहुत हमारे इस YouTube चैनल धनबाद मैथ्स एकेडमी में। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 13 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कुछ इन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स को लेकर। लेकिन सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हम देखना शुरू करें, सबसे पहले आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए कि मैट्रिक स्पेस होता क्या है, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि आपको मैट्रिक प्रूफ करना है, मैट्रिक स्पेस प्रूफ करना है। तो हम लोग ये जो सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से, जो मैट्रिक स्पेस पेपर 13 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, आने वाले क्लासेस में मतलब आने वाले दिनों में 3-4 वीडियोस इसके ऊपर अपलोड करेंगे हम, जो कि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन के साथ शुरुआत करते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए मैट्रिक स्पेस का डेफिनेशन को हम लोग प्रॉपर वे में देखें, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक आइडिया देते हैं कि मैट्रिक स्पेस है क्या। कोई नॉन एम्प्टी सेट और एक मैपिंग, दो मिलकर के मैट्रिक स्पेस बनाते हैं। कोई एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, सेट समझ रहे हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के कलेक्शंस को सेट कहते हैं। तो एक नॉन एम्प्टी सेट और एक मैपिंग डी या डी मैपिंग कहने का मतलब फंक्शन, ठीक है। तो ये मैपिंग यहाँ पे चूंकि मैट्रिक स्पेस डिस्टेंस फंक्शन भी होता है, इसलिए हम डी से जनरली डिनोट करते हैं, है ना। बहुत जगह एफ से, रो से, अलग अलग सिंबल से मैट्रिक स्पेस को डिनोट किया जाता है। तो फिलहाल मैट्रिक को डिनोट किया जाता है। तो हम क्या बोले, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक मैपिंग, और ये मैपिंग थोड़ा सा स्पेशल है। तो इसी ऑर्डर पेयर्स को हम कहते हैं, इसी ऑर्डर पेयर्स को कहते हैं मैट्रिक स्पेस। तो भाई ये सेट क्या है, ये मैपिंग क्या है, ये देखते हैं क्या कह रहा है। मैट्रिक स्पेस क्या होता है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट और मैपिंग डी, एक मैपिंग है एफ जैसे फंक्शन होता है, उस तरीके से एक मैपिंग डी है। यहाँ पे डिफाइन कहाँ से, एक्स क्रॉस एक्स, मींस कि एक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट से रियल नंबर में इस साइटोमेट्रिक, इस डी को मैट्रिक कहेंगे। ध्यान रखना है कि सी ए सेट है और इसको मैट्रिक कब कहेंगे, मैट्रिक फ्रॉम x by x to r if and only if d satisfying the following condition, कि अगर ये d कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो इसको मैट्रिक कहेंगे। ध्यान रखना मैट्रिक कहेंगे, मैट्रिक स्पेस नहीं। मैट्रिक स्पेस पूरा पेयर बनता है। तो कब कहेंगे d को मैट्रिक, जब d ऑफ xy ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाए, मतलब कि दो पॉइंट्स के बीच ये मैपिंग यूज किया जाए और ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाए। फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू कैपिटल X। सेकंड क्या, d ऑफ xy इज इक्वल टू d ऑफ yx, मींस की सिमेट्रिसिटी, इसको आप सिमेट्री लॉ भी कहते हैं या सिमेट्रिसिटी भी कहते हैं। थर्ड क्या होता है कि d ऑफ xy इक्वल टू 0 हो, कब, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। फिर फोर्थ क्या होता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, मतलब ये ट्रायंगल इनइक्वालिटीज कहने का मतलब कि x से आप 3 पॉइंट ले लीजिए, x y और z, x y z ले लीजिए। और क्या है, जैसे मान लेते x यहाँ है, y यहाँ है और z यहाँ है, तो किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस लीजिए। जैसे इस दोनों का डिस्टेंस ले लिए हम d ऑफ x y, इस दोनों का डिस्टेंस जो होगा, बाकी जो बचे दो साइड से x z से एक साइड बना और दूसरा z y से, तो इस दोनों के डिस्टेंस के सम से वो लेस देन इक्वल होगा। तो मतलब d ऑफ xy इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू d ऑफ xz प्लस d ऑफ zy। तो ध्यान रखना है कि कोई भी 3 पॉइंट्स लेंगे और किसी दो का डिस्टेंस बाकी बचे जो साइड्स होंगे उसके डिस्टेंस से हमेशा लेस देन इक्वल होता है, तो इसको कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। तो क्या बोला कि एक कोई नॉन एम्प्टी सेट था और एक मैपिंग था d, जो x by x से r में डिफाइंड था। अगर वो मैपिंग, अगर वो फंक्शन इस चार क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को कहेंगे मैट्रिक। और देन दी ऑर्डर, देन दी पेयर, कौन सा पेयर, x का, और वो मैपिंग अब क्या बन चुका है, मैट्रिक बन चुका है। तो देन द पेयर xd इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस जनरली क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट का और एक मैपिंग का ऑर्डर पेयर्स है। और जहां पे ये मैपिंग मैट्रिक होना चाहिए तब जाकर इसको हम इस ऑर्डर पेयर को मैट्रिक स्पेस कहेंगे। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक स्पेस क्या है। तो आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे जहां पे हम लोग प्रूफ करना रहेगा मैट्रिक स्पेस प्रूफ कीजिए। तो मैट्रिक स्पेस प्रूफ करना होगा तो जो फंक्शन होगा वो दिखाएंगे कि वो चारों को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे चारों को सेटिस्फाई करा तो मैट्रिक हो जाएगा, मतलब ऑर्डर पेयर्स मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो अभी आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग इसको दिखाएंगे कि d ऑफ xy ग्रेटर देन इक्वल 0, d ऑफ xy इक्वल टू d ऑफ yx, d ऑफ xy इक्वल टू 0, कब, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। अगर 0 होता है तो x इक्वल टू y होगा, x इक्वल टू y होगा तो ये 0 होगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज बहुत कंफ्यूज करता है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज कैसे करेंगे, कोई भी 3 पॉइंट लीजिए x y z और इस तरीके से देखिए आप कि किसी भी दो का डिस्टेंस, जैसे जरूर नहीं कि x y का ही, हम इसका डिस्टेंस ले लेते हैं d ऑफ x z, इसका डिस्टेंस जो होगा हमेशा लेस देन होगा बाकी बचे दो साइड के डिस्टेंस के सम से, इसकी d ऑफ x y प्लस d ऑफ yz। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम्स क्या है देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आपके सामने ये है। प्रॉब्लम क्या है, प्रूव दैट d डिफाइंड फ्रॉम r by r टू r। मतलब यहाँ पे जैसे पिछली बार आपने देखा था मैट्रिक स्पेस के डेफिनेशंस में कि x by x से r हो रहा था। अगर सेट x है तो x by x, अगर यहाँ पे सेट r होगा तभी तो r by r होगा, r by r से r। तो क्या बोला गया है, प्रूव दैट d डिफाइंड कहाँ से, r by r से r में, डिफाइंड बाय d ऑफ xy। जैसे ही देंगे d ऑफ d के अंदर अगर xy देते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ xy। जैसे आपने बहुत अक्सर देखा होगा भाई क्या कि f ऑफ x कहीं कहीं पे ऐसा होता है 2x स्क्वायर,
कहीं पे एफ ऑफ एक्स होता है 2x का स्क्वायर प्लस एक्स 2x। तो फंक्शन तो अलग अलग रूल हो सकता है, तो यहाँ पे रूल क्या है कि अगर डी के अंदर एक्स वाई देते हैं ऑर्डर पेयर्स में, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट डोमेन है, तो जैसे ही एक्स वाई देंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। आपको दिखाना ये किसके लिए आएगा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज अ मैट्रिक स्पेस ऑन सेट आर। जैसे इसके पहले आपने डेफिनेशन पढ़ रहा था, आप लोग पढ़ रहे थे, तो था एक्स सेट था और कोई डी मैपिंग था, तो हम क्या बात कर रहे थे, डी जो था एक्स बाई एक्स से आर में डिफाइंड था, तो यहाँ पे डी के एक्स के जगह पे आर है और हमको दिखाना है कि मैट्रिक स्पेस होगा। देखिए एक बार फिर से, प्रूव दैट डी डिफाइंड फ्रॉम आर बाई आर टू आर डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, क्या फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज अ मैट्रिक स्पेस। हमें दिखाना है कि ये जो मैट्रिक स्पेस होगा, मींस कि ये जो ऐसा कह रहा है कि जो रिजल्ट है मींस कि आर और डी जो होगा वो मैट्रिक स्पेस होगा, हमें प्रूव करके दिखाना है। मतलब हमें सीधा सीधा ये दिखाना है कि ये जो डी है वो मैट्रिक है, अगर डी मैट्रिक हो गया तो ऑर्डर पर मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। तो डी को मैट्रिक दिखाने के लिए, जो कि डी ऐसा डिफाइंड है, तो क्या करना होगा, हमें 4 ऑक्सियम्स प्रूव करने होंगे। अगर आपको प्रूव करने की मैट्रिक स्पेस है तो 4 ऑक्सियम्स प्रूव करने होंगे। कौन कौन 4 ऑक्सियम्स, पहला डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0, अभी जो डेफिनेशन में हमने देखा। दूसरा डी ऑफ एक्स वाई अगर 0, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स सिमेट्रिसिटी। और तीसरा डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कब, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, कि अगर 0 होता है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा और एक्स इक्वल टू वाई होगा तो 0 होगा। फिर चौथा क्या, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। तो कैसे इन चीजों को प्रूफ करेंगे, ध्यान रखना है कि यहाँ पे डी जो डिफाइन है इस तरीके से है, तो कैसे इन चीजों को प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या होगा इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आपने देखा कि हमें प्रूफ क्या करना होगा, 4 ऑक्सियम्स डी सेटिस्फाई कर रहा हो, क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे कि जो क्वेश्चन में गिवन था कि डी कैसे डिफाइंड था, तो भाई गिवन दैट डी डिफाइंड फ्रॉम आर बाई आर टू आर डिफाइंड बाय डी के अंदर जैसे एक्स वाई ऑर्डर पेस डाल रहा है, तो डी के अंदर एक्स वाई डाल रहा है, तो वो आ रहा था मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर आर। आते हैं आगे, पहला हमें दिखाना होगा कि डी ऑफ एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 हो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो भाई हमें क्या है, नंबर 1 क्या लिखना हो, हमें पता है सिंस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई कि किसी भी दो रियल नंबर का डिफरेंस जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि किसी भी रियल नंबर्स का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसकी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। तो वही चीज, दो रियल नंबर का डिफरेंस भी रियल और रियल का मॉडुलस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो लिख रहे हैं क्या, सिंस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमें पता है कि दो रियल नंबर का डिफरेंस रियल आएगा और रियल का मॉडुलस पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने लिखा कि सिंस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई दैट, क्योंकि इसी मॉड एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं भाई, तो मॉड एक्स माइनस वाई को डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो इसका जगह पर रख दिया डी ऑफ एक्स वाई, तो दिस इंप्लाई दैट डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। ये किसके लिए था, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो पहला लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया मैट्रिक होने के लिए। सेकंड क्या होता था, सिमेट्रिसिटी। तो जरूर नहीं है कि ऑर्डर में आप चेंज भी करके लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा हमने कि डी ऑफ एक्स वाई से हम चलना शुरू करते हैं और डी ऑफ वाई एक्स पहुंच जाएंगे, काम हो जाएगा अपना। तो देखिए डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या था, क्वेश्चन में डेफिनेशन क्या था, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, अंदर से माइनस को कॉमन करते हैं, तो भाई जैसे ही माइनस हम कॉमन करेंगे तो x क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे यहाँ से, तो माइनस जैसे ही कॉमन करें तो x नेगेटिव y पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो ये माइनस बाहर तो पॉजिटिव, तो y माइनस x हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो। और अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि x का मॉडुलस और माइनस x का मॉडुलस सेम होता है, क्या कि x का मॉडुलस बराबर होता है माइनस x के मॉडुलस से, तो अगर कहीं माइनस x लिखा हुआ है तो उसको आप मॉड x लिख सकते हैं। तो देखिए ये टोटल चीज में माइनस है, तो क्या जैसे ये माइनस है, ये टोटल को x, तो माइनस एक्स का मॉड x के मॉड के बराबर होगा, माइनस एक्स का मॉड x के मॉड के बराबर होगा। तो इसी तरीके से क्या हमने यहाँ से माइनस को रिमूव कर दिया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। तो क्या करा हमने लिख दिया मॉड ऑफ सीधा सीधा y माइनस एक्स के ये बराबर होगा वैल्यू बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब बताइए अगर x माइनस वाई है तो डी ऑफ एक्स वाई, अगर y माइनस एक्स क्या होगा तो डी ऑफ वाई एक्स, तो इसी चीज को लिख सकते हैं डी ऑफ वाई एक्स। तो देखिए हमने चलना शुरू करा था डी ऑफ एक्स वाई से, पहुंच गए डी ऑफ वाई एक्स तक, तो फाइनली क्या सकते हैं हम कि दस डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आ रहा बात समझ में, ठीक। अब आते हैं थर्ड नंबर कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, जरा समझेंगे इस चीज को, हम क्या लिखना चाह रहे हैं इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो डी ऑफ एक्स वाई 0 मतलब क्या, डी ऑफ एक्स वाई 0 के बराबर है, मतलब ये चीज 0 के बराबर है, तो डी ऑफ एक्स वाई 0 है मतलब क्या, कि डी ऑफ एक्स वाई 0 मतलब डी ऑफ एक्स वाई की जगह पे देखिए क्या लिख सकते हैं हम, मॉड एक्स वन माइनस वाई, तो इसका वैल्यू 0। तो अब एक बात देखिए कि ये 0 है तो क्या इंप्लाई करता है, ऐसा 0, और अगर कहीं पे ये चीज लिखा हुआ है तो क्या हम ये नहीं लिख सकते, डी मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई की जगह पे डी ऑफ एक्स वाई लिख दीजिए। तो अगर ये है तो आप ये लिख सकते हैं और ये है तो आप पीछे भी लिख सकते हैं, मतलब बोथ साइड इंप्लाइज,
हमें तीसरा प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करना था, तो हमें प्रॉपर्टी नंबर 3 में प्रूफ करना था कि डी ऑफ एक्स वाई जीरो होगा कब, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, कि अगर जीरो है तो एक्स वाई के बराबर होगा और वाई बराबर है एक्स के, तो ये वैल्यू जीरो होगा, इफ एंड ओनली इफ वाली बात। तो क्या कर रहे हैं हम दोनों साइड लेके चल रहे हैं कि ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा। अब आइए आगे, तो किसका मॉडुलस जीरो होता है भाई, तो मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ जीरो का ही मॉडुलस जीरो होता है, मतलब अंदर में जो है वो कुछ और नहीं बल्कि जीरो होगा, तभी तो, क्योंकि जीरो का ही मॉडुलस जीरो होता है, तो इट मींस दैट कि अगर इसका मॉडुलस जीरो के बराबर है तो ये इंप्लाई करता है कि अंदर वाला जीरो होगा, मतलब x माइनस वाई जीरो होगा तभी उसका मॉडुलस जीरो होगा। तो क्या कह सकते हैं, ये है तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं। और अगर किसी का वैल्यू जीरो है तो अगर देखिए जैसे बोल दिए कि x इक्वल टू जीरो, तो भाई जब जीरो है तो इसका मॉडुलस कितना आएगा, जीरो आएगा। तो कह सकते हैं जब ये चीज ऐसा लिख सकते हैं तो आप इससे बैक इंप्लाई भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, मतलब ये से ये सही है। अब बताइए x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, मतलब माइनस वाई को उधर भेजो तो क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। हालांकि एक्चुअली में उधर भेजा नहीं जाता है, दोनों साइड y ऐड किया जाता है, तो इधर कैंसिल हो जाता है, उधर बच जाता है। तो क्या कर दिया, ये चीज जीरो मतलब दिस इंप्लाई दैट, ये चीज इंप्लाई कर गया ये, और ये चीज क्या इंप्लाई कर गया, बैक इंप्लाई, क्योंकि इससे आप ये भी लिख सकते हो। तो बेनिफिट क्या हुआ कि डी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू वाई, और x इक्वल टू वाई तो डी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि बैक इंप्लाई भी कर रहा है। तो ये होता है तरीका प्रूफ करने का, आप चाहे तो इसको अलग अलग भी प्रूफ कर सकते हैं। तो रिलेशन नंबर यहाँ पर थर्ड हमने प्रूफ करा। अब आप तो हमने क्या लिख दिया, 10 डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, अगले प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज है। क्या कहता है, कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, x ले लिए यहाँ पे, y ले लिया हमने यहाँ पे और z ले लिया हमने यहाँ पे। तो क्या कोई भी आप ले लीजिए यहाँ से 2 पॉइंट ले लीजिए, x और y को मिलाते हो क्या बनेगा, डी ऑफ एक्स वाई, क्योंकि मैट्रिक को ना डिस्टेंस फंक्शन भी कहा जाता है। तो डी ऑफ एक्स वाई ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ वाई जेड। तो यही चीज आपको दिखाना है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि लेट एक्स वाई जेड 3 पॉइंट ले लिया आर से, और हम चलना शुरू कर रहे हैं एक्स वाई से। हम कहाँ से चल रहे हैं, इसके डिस्टेंस से चल रहे हैं। हम दिखाना क्या होगा कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो लेस देन इक्वल होगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस वाई जेड, या वाई जेड या जेड वाई एक ही चीज है, क्योंकि हमने सिमेट्रिसिटी प्रूफ करा है। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं डी ऑफ एक्स वाई। डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो इसका वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। क्लियर है। अब बताइए हम यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमें जेड को इंक्लूड करना था, तो हम क्या किए, अपने मन से एक माइनस किए फिर प्लस कर दिए। बेनिफिट क्या होगा, देखिए हम जैसे यहाँ पे खुद से माइनस किए और एक ऐसा बना लिए ब्रैकेट था, और फिर प्लस जेड किए और एज इट इज जो था वही है, x था माइनस वाई था, x है माइनस वाई है, माइनस जेड किए प्लस जेड किए। ध्यान रखना पहले माइनस फिर प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले प्लस फिर माइनस कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट माइनस पहले करें तो ज्यादा परेशानी नहीं होगा। तो आप बताइए आपने एक मॉड का प्रॉपर्टी पढ़ रखा होगा, देखिए तो मॉड a प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, यही प्रॉपर्टी यूज कर ली। यहाँ से आपको a बना दिए, इसको b बना दिए, तो क्या होगा, दिस इज ऑलवेज, इससे बड़ा मॉड a प्लस बी, मॉड a प्लस बी से बड़ा कौन होता है या बराबर होता है, बड़ा या बराबर होता है मॉड a प्लस मॉड b। तो क्या भाई मॉड a मतलब x माइनस जेड फिर प्लस z माइनस वाई। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना, और इससे ग्रेटर देन इक्वल हो गया, और ये इस चीज को क्या लिख सकते हैं भाई, x माइनस जेड, जैसे कि देखिए x माइनस वाई था तो डी ऑफ एक्स वाई लिख दिए, और अगर x जेड होगा तो x माइनस जेड होगा तो x जेड लिख देंगे, और यहाँ कॉमा होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस वाई को जेड वाई लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या प्रूव करा, डी ऑफ एक्स वाई इज बीच में लेस देन इक्वल आ गया ना, तो बीच में लेस देन इक्वल आ गया तो क्या कह सकते हैं कि 10 डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो हम कह सकते हैं कि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया कि दस ऑल 4 पोस्टुलेट आर सेटिस्फाइड, तो हेंस डी इज मैट्रिक ऑन आर। तो क्या हो गया, डी मैट्रिक ऑन आर हो गया, एंड आर डी इज मैट्रिक स्पेस। तो अगर मैट्रिक हो गया तो आर डी मैट्रिक स्पेस हो गया। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, इसी मैट्रिक स्पेस जो स्पेशल टाइप से डिफाइंड था एक मैपिंग, तो इसी मैट्रिक को कहते हैं यूजुअल मैट्रिक कहते हैं। तो आप लोग ये एग्जाम में नहीं लिखना है कि दिस मैट्रिक स्पेस इज नॉन एज यूजुअल मैट्रिक स्पेस, या दिस मैट्रिक इज नॉन एज यूजुअल मैट्रिक। ठीक है, तो चलिए ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग ये बेसिक क्वेश्चन भी था, क्योंकि आगे के जो सीरीज होंगे उसमें लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे, तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम लोग प्रूफ करते कैसे हैं। क्लियर। तो चलिए अब लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो अभी जो हमने क्वेश्चन करा सेम उसी की जैसा, एकदम पूरा 100% सेम कह सकते हैं, प्रोसेस सेम है। क्या बोला गया, एक क्वेश्चन देखिए कि लेट सी डिनोट द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट अ फंक्शन, एक फंक्शन है d डिफाइंड फ्रॉम c by c to r बी डिफाइंड एज d of z1 z2, जो कि c by c से है। तो इस बार जो मैपिंग के अंदर जो इनपुट पुट होगा, इसकी डोमेन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो z1 by z2 अगर इसके अंदर पुट करते हैं तो रिजल्ट आएगा मॉड ऑफ z1 माइनस z2। जिस तरीके से अभी रियल नंबर के लिए हमने मॉड ऑफ x माइनस वाई था, तो ठीक इस बार क्या है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू c, प्रूव दैट d इज मैट्रिक।
यहाँ पे मैट्रिक प्रूफ करना मतलब सेम वही चार ऑक्सीजन प्रूफ करना है और एकदम सेम 100% सेम जाएगा हर एक प्रोसेस। जैसे ट्रायंगल इक्वेशन में एक ऐड करा एक हटाया, तो यहाँ पे Z1 Z2 है तो Z3 ऐड करेंगे, Z हटाएंगे, समझ रहे हैं, Z3 ऐड किए प्लस किए फिर माइनस करेंगे, तो सेम यहाँ पे ऑक्सीजन प्रूफ होगा। ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्लियर। अब एक अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिए कि let x be a non-empty set and a function d defined from x by x to r। एक कोई non-empty set है x और एक मैपिंग है d जो कि डिफाइंड हो रहा है x by x to r। डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड हो रहा है, पिछली बार तो था कि x y दे रहे थे तो mod x minus y आ रहा था, इस बार कैसे डिफाइंड है जरा देखिए। तो क्या बोला कि एक बार फिर से पढ़िए कि x be a set, x be a non-empty set and a function d defined from x by x to r defined by d of xy is equal to 0 से 1। ध्यान देंगे यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो मैपिंग है ना वो थोड़ा स्पेशल तरीके से डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है कि डी के अंदर जब आप एक्स वाई दे रहे हैं, अब भाई एक्स वाई कहाँ से देते हैं, नॉन एम्प्टी सेट से, नॉन एम्प्टी सेट का ही एक्स और वाई हो रहा है, तो आप इसके अंदर से आप कुछ भी दे दीजिए, इसका वैल्यू जो होगा सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज आना है। क्या आएगा, या तो 0 आएगा फंक्शन का वैल्यू या तो 1 आएगा। मतलब जैसे कि डी ऑफ एक्स और वाई दे रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 0 कब होगा कि जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। मतलब देखिए कि फंक्शन इस बार, पिछली बार फंक्शन क्या था, तो पिछली बार फंक्शन था मॉड ऑफ x माइनस वाई, बस एक्स वाई दे रहा था तो ये आ जा रहा था। लेकिन इस बार फंक्शन थोड़ा अलग तरीके से, फंक्शन मतलब मैपिंग, इस बार जो फंक्शन है रूल है वो अलग तरीके से क्या है, क्या भाई कि इसके बाद इस बार जैसे डी ऑफ एक्स वाई दे रहे हैं तो रिजल्ट या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो 0 कब आएगा, जब x इक्वल y हो जाए, जब x इक्वल टू y तो फंक्शन का वैल्यू 0, और जब दोनों अलग अलग दे रहे हैं जैसे x और y अगर अलग अलग है तो फंक्शन का वैल्यू 1। तो इस बार फंक्शन का रूल इस तरीके से, और हमें क्या प्रूफ करना है कि देन प्रूव दैट d इज मैट्रिक ऑन x। हमें प्रूफ करना है कि d जो है वो मैट्रिक है, मतलब 4 ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे d एक तरीके से डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे हमें जो भी ऑक्सीजन दिखाना होगा दो चीजों के लिए दिखाना होगा कि अगर d ऐसे डिफाइंड हो रहा है तभी वो मैट्रिक होगा, d अगर ऐसे डिफाइंड है तो भी मैट्रिक होगा। तो चलिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज को, कैसे दिखाएंगे कि 4 ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर रहा है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए तो कैसे रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या भाई, द गिवन फंक्शन इज डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कब, जब x इक्वल टू वाई, और 1 कब, जब x इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है, हम ध्यान रखना कि जो भी रिजल्ट्स प्रूफ करेंगे ना, दोनों फंक्शन जैसे दोनों तरीके से डिफाइन हो रहा था डी, उस तरह दोनों चीजों के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हमें पता है, क्योंकि एक बार ऐसा जब x इक्वल टू वाई था तो ऐसे डिफाइंड था, जब नॉट इक्वल था तो ऐसे डिफाइंड था। तो आपको एक चीज पता है कि जब x इक्वल टू वाई है तो जो वैल्यू आ रहा है वो भी तो ग्रेटर देन इक्वल 0 है। मतलब क्या कि जब x इज इक्वल टू वाई है और इस केस में हम डी ऑफ एक्स वाई निकाले तो क्या है वैल्यू 0। मतलब इसी चीज को क्या कर सकते हैं कि भाई जो आ रहा है इस केस में ग्रेटर देन इक्वल 0 आ रहा है, ग्रेटर देन नहीं बल्कि 0 आ रहा है, मतलब इनक्वालिटी से सेटिस्फाई कर रहा है ना, इक्वल 0 आ रहा है। ठीक, जब नॉट इक्वल था तो इस केस में आया वैल्यू 1, ये भी क्या है, ये तो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो मतलब दोनों ही केस में कि एक में 0 आया एक में 1 आया, मतलब कह सकते हैं किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो दिस इंप्लाई दैट दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गया, किसके लिए भाई, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। क्योंकि हमें प्रूफ तो करना है ना, हमें प्रूफ करना है कि डी ऑफ एक्स वाई और डी ऑफ एक्स वाई दो तरीके से डिफाइंड है, तो दोनों को मिला करके पहले हम बात किए कि दोनों में ही ऐसा हो रहा है, इसका मतलब डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड तो कुछ करना ही नहीं है, सेकंड में क्या होता था कि डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0 होगा कब, इफ एंड ओनली इफ जब x इक्वल टू वाई हो। तो क्या कर रहा है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0 होगा कब, जब x इक्वल टू वाई हो, और जब x इक्वल टू वाई तो भाई जब x इक्वल टू वाई तो डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0, ये तो क्वेश्चन से ही कह रहा है, तो इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कब, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई, कहां से, गिवन बाय डेफिनेशन ऑफ d, कहां से, गिवन बाय डेफिनेशन ऑफ d। आते हैं आगे बढ़िए, नंबर थर्ड कि इफ x इज नॉट इक्वल टू वाई, ध्यान रखना क्या, दो चीज के लिए प्रूफ करना होगा, सिमेट्रिसिटी क्या, जब नॉट इक्वल टू वाई है क्या सिमेट्रिसिटी मान रहा है, देखिए जब नॉट इक्वल टू वाई है तो क्या सिमेट्रिसिटी मान रहा है, मतलब डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो पहला हमने केस लिया कि जब इफ x इज नॉट इक्वल टू वाई, तो देखते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना है 1, और जब डी ऑफ एक्स वाई जब आपस में x और y बराबर नहीं है तो y x भी तो बराबर नहीं होगा, मतलब जब x और y बराबर नहीं है तो y x भी बराबर नहीं होगा। तो वही चीज, जब ये उसका वैल्यू 1 तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो मतलब दोनों आपस में बराबर होगा, डी ऑफ एक्स वाई और डी ऑफ एक्स वाई और डी ऑफ वाई एक्स। अब ठीक इस तरीके से, एंड इफ x इज इक्वल टू y तो डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0 और डी ऑफ वाई एक्स का वैल्यू 0, डी ऑफ एक्स वाई का भी वैल्यू 0 और वाई एक्स का भी वैल्यू 0।
तो फाइनली कह सकते हैं क्या कि जब x इज नॉट इक्वल टू y था तभी दोनों आपस में ये और ये बराबर है, जब इक्वल है तभी ये दोनों बराबर है। तो मतलब कि thus d of xy इज इक्वल टू d of yx फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू कैपिटल X। क्या ये बात सबको समझ में आया? चलिए अब एक अंतिम प्रॉपर्टी बचता है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज में करेंगे कैसे हम लोग, पहले जरा समझते हैं। तो दिखाना होता है हमें कि x और y और z कोई तीन एलिमेंट है और ले लिया हम ये सेट x से, हमें दिखाना होता है कि d of xy लेस देन इक्वल टू d of xz प्लस d of yz, ये दिखाना होता है। लेकिन यहाँ पे d जो है एक तरीके से डिफाइन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, d जितने तरीके से डिफाइंड है उस हर एक रिजल्ट के लिए हम प्रूफ करेंगे कि हर केस में ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब d दो तरीके से डिफाइंड था क्या, तो अब क्या भाई जब x इज इक्वल टू y है तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा हम दिखाएंगे, और जब x इज नॉट इक्वल टू y है तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ये चीज। तो बस यहाँ क्या कितने केस बन रहे हैं, दो केसेस बन रहे हैं। कौन कौन, कि जब x इज इक्वल टू y है तब ये सेटिस्फाई करता है, जब नॉट इक्वल y है तब भी ये सेटिस्फाई करता है। अरे बस समझ में। तो भाई सिर्फ दो पॉइंट्स लेकर के आप तो नहीं दिखा सकते ना, तो आपको क्या करना होगा, केस वन जब आप ले रहे हैं कि x इज इक्वल टू y, तो मतलब तीन पॉइंट तो आपको चाहिए ही होंगे कि x y z बिलोंग्स टू x। तो केस वन कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए केस वन में हम लोग लिखेंगे कि x y और z हमने तीन पॉइंट ले लिया x से, और इसके बाद क्या ले लिया और रिलेट कर ले रहे हैं कि x और y आपस में बराबर है, मतलब कि इस तरीके से जा रहे हैं, हम इस तरीके से जा रहे हैं। अब हम चलेंगे कि जब x और y बराबर है तब ये सेटिस्फाई करता है दिखाएंगे, और सेकंड केस क्या बनाएंगे कि जब बराबर नहीं है तब भी ये सेटिस्फाई करता है दिखाएंगे। तो ये सबसे पहले हम केस वन के बारे में देखते हैं, केस वन हम कैसे सेटिस्फाई करवाते हैं। केस वन आइए, तो हम लोग केस वन में क्या कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिए। हम पहले लिखे क्या, जरा फोर्थ ट्रायंगल इनइक्वालिटीज को प्रूफ करने के लिए हम क्या लिख रहे हैं शुरू में कि लेट x y z बिलोंग्स टू कैपिटल X, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना होगा, d of xy इज लेस देन इक्वल टू d of xz प्लस d of yz। ये चीज हमें प्रूफ करना होगा किसके अंदर, इन बोथ केस, दोनों ही केस में फंक्शन जो दो तरीके से डिफाइन होता है दोनों ही केस में ये प्रूफ करके हमें दिखाना होगा। चलिए तो अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, इस टोटल रिजल्ट को हम लोग डिस्कस करें उसके बारे में हम बताएं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे दें ताकि ये चीजें आपको याद ना करना पड़े, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट्स होता है। तो हम इसी को कैसे समझाना चाह रहे हैं, जैसे देखिए, जैसे हम ये कह देते हैं x y और z कोई तीन स्टूडेंट्स है, क्या बोला गया, कोई तीन स्टूडेंट है। अब फिलहाल हम सिर्फ x और y के बारे में ही बात करते हैं, किसी क्लास में ये दो स्टूडेंट है x और y, और इस तरीके से कैसा ले रहे हैं हम, पहला केस में क्या ले रहे हैं कि दोनों स्टूडेंट आपस में हाइट में बराबर हैं, ऐसा कह देते हैं। चलिए दोनों ही मान लेते हैं कि 5 फीट के हैं, मान के चलते हैं कि दोनों ही 5 फीट हाइट के हैं, ये भी 5 फीट ये भी 5 फीट, और आपस में तभी तो बराबर होगा। हम मान के चलते हैं कि दोनों, पहला केस में यही मान के चलना है ना कि बराबर है, तो भाई x इक्वल टू y केस बन रहा है, मान के चलते बराबर है। और हम क्या बोल दिए कि एक तीसरा स्टूडेंट आ गया, कौन, जिसका नाम है z, क्या आ गया, एक नया स्टूडेंट आ गया z। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये दोनों तो आपस में बराबर थे, हमने पहला केस लेकर चले थे, अब केस के अंदर केस बनेगा, जरा ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। हमने लिया केस वन x इक्वल टू y, तो जब x इक्वल टू y होता है तो d ऑफ xy कितना आएगा, 0 आएगा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। क्या कि x इक्वल टू y होता है तो d ऑफ xy 0 होगा, नो डाउट, ये चीज कह दी है। अब आगे जरा बात समझिए, अब क्या पहले हम केस में लिए कि x इक्वल टू y है, तो हमें बोल रहे कि नया कोई स्टूडेंट आ गया z जिसका हाइट हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे फिर से एक नया केस बनेगा अंदर में, क्या कि अगर x पहला वाला z के बराबर होगा तो बताइए पहला वाला कितना हाइट का था, 5 फीट, और जो नया स्टूडेंट आया है हमें नहीं पता था, हम ये बस इतना पता चल गया कि अगर हम कह दिए कि इफ कि अगर पहला वाला z के बराबर है तो मतलब z भी कितना हो गया होगा, 5 फीट हुआ होगा, तभी तो इसके बराबर है। तो बस बात यही है कि आपस में दोनों बराबर थे, हम बोले एक नया स्टूडेंट आ गया z, तो क्या बोल रहे हैं कि अगर पहला वाला z के बराबर है मतलब y भी z के बराबर होगा। तो कह सकते हैं अगर पहला z के बराबर है देन y भी z के बराबर होगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि पहला 5 फीट था दूसरा भी 5 फीट था, अगर पहला इसके बराबर तो ये भी 5 फीट हो गया, तभी तो बराबर होगा। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये तो आपस में बराबर थे, मतलब ये भी 5 फीट तो ये भी 5 फीट है, तभी तो बराबर हुआ है। तो कह सकते हैं कि अगर पहला z के बराबर है तो जो दूसरा होगा वो भी उसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में 5 फीट के थे, मतलब 5 फीट, और इस तरीके से ये बात समझ पाए। अच्छा ये भी तो केस बन सकता है क्या कि पहला जो आया है, नया स्टूडेंट आया, वो पहला से बराबर ना हो, तो बराबर कब नहीं हो सकता है, जब वो 5 फीट का नहीं होगा, हो सकता है वो 6 फीट का हो, तो 6 फीट का होगा तो जब इसके बराबर नहीं है तो इसके बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे। अब बस समझ में, तो जब इफ x इज नॉट इक्वल टू z देन
y से कहाँ बराबर हो जाएगा, y भी तो 5 का ही है, समझ रहे हैं। तो जब पहला से बराबर नहीं दूसरा से बराबर नहीं, तो इसी केस को हमने कैसे लिखा है जरा समझिए। पहले हम शुरुआत में क्या किए, केस 1 x इज इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज दैट डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसको एकदम आप यहाँ पे बड़े ध्यान से रख लीजिए कि जब बराबर है तो वैल्यू फंक्शन से क्या डिफाइन जैसा था, डी ऑफ एक्स 0। अब आते हैं इसके अंदर लेते हैं क्या कि x बराबर हुआ अगर z के, जो नया पॉइंट आ रहा था z, हमने शुरू में ही मान रखा है लेट एक्स वाई जेड, तो जो नया पॉइंट आपने z लिया, तो अगर ये पहला वाला z के बराबर है तो दूसरा वाला भी z के बराबर होगा। इफ x इक्वल टू जेड देन z इक्वल टू y इक्वल टू z की चीज है, ठीक। तो बताइए जब ये दोनों बराबर तो वैल्यू कितना, देन क्या कह सकते हैं, देयरफॉर डी ऑफ एक्स जेड कितना 0, डी ऑफ जेड वाई कितना 0, चूंकि बराबर है ना, तो बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू 0। तो अब जरा एक बात बताइए, हमें प्रूफ क्या करना था, यहाँ पे देखिए डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना है, डी ऑफ एक्स का वैल्यू 0, एक्स जेड का वैल्यू कितना, एक्स जेड का वैल्यू 0, इसका वैल्यू कितना 0। तो अब हमें इन दोनों को सम करने की आवश्यकता है, तो क्या कर लिए, डी ऑफ एक्स जेड प्लस जेड वाई कर लिए, कहाँ से, डी ऑफ एक्स जेड प्लस जेड वाई का सम चाहिए था तो निकाल लिए, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई का सम निकाले, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 0 आ गया। तो भाई डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 है और इस दोनों का सम किया, इसका वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या सकते हैं ना कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ वाई जेड, रिलेशन नंबर 1 बना दिए। तो ये केस 1 के अंदर जो पहला स्थिति था कि जब बराबर है तो वो भी बराबर होगा, दूसरा स्थिति हमने यहाँ समझाया आपको कि जब बराबर नहीं है तो दूसरा भी बराबर नहीं होगा। तो क्या, इफ x इज नॉट इक्वल टू जेड देन y इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जेड, जब x z के बराबर नहीं है तो y भी z के बराबर नहीं होगा। मतलब क्या, जब बराबर नहीं होता तो वैल्यू कितना 1, वैल्यू कितना 1। फिर से सम करने की आवश्यकता है मुझे, वहां पे देखिए जो प्रूफ करना था, तो क्या कि जैसे ही दोनों का हम सम किए तो डी ऑफ एक्स जेड प्लस जेड वाई का सम किया तो कितना गया, इस बार 2 आ गया, और पहले से डी ऑफ एक्स वाई कितना था, इधर LHS में जो होना चाहिए उसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 2। तो क्या कह सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई वैल्यू जिसका 0 था इसका वैल्यू तो 2 है, तो क्या होगा, ये वाला लेस देन हो गया। तो भाई फ्रॉम 1 और 2 को कंबाइन कर दीजिए, इस केस के अंदर में जो दो केस बना था दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक कहता है कि इक्वल होगा, दूसरा कहता है कि लेस देन होगा, मतलब लेस देन इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो ये इस तरीके से होगा। तो केस 1 में हमने देखा, केस 1 में ये सेटिस्फाई कर रहा है, हमें प्रूफ करना था कि सेटिस्फाई इन बोथ केसेस, तो एक केस में सेटिस्फाई कर गया, देखिए रिजल्ट यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग केस 2 करके देखेंगे, केस 2 क्या होगा, जब केस 2 लेंगे इफ x इज नॉट इक्वल टू y। तो आइए कैसे करेंगे हम केस 2 देखते हैं। तो देखिए केस 2 हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, केस 2 को समझने के लिए हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखिए जो अभी हमने डिस्कशन करा था, भाई केस 1 क्या था, केस 1 में हमने देखा कि x y और z थे, हमने केस 1 लेकर चला कि x इक्वल टू y है, तब ये इनइक्वालिटीज होल्ड करता है, हमने प्रूफ करा। केस 2 हमें क्या कर रहा है, केस 2 है कि जब x इज नॉट इक्वल टू y होगा तब भी इनइक्वालिटीज प्रूफ करना होगा। तो अब भाई केस 2 के अंदर दो केस बनेगा, कौन कौन सा, जैसे कि अपने पास कोई दो पॉइंट्स था x y और z था, हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और एक नया स्टूडेंट आ गया, जैसे हम स्टूडेंट के एग्जांपल दिए थे, जैसे क्या बोलते कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है और एक नया स्टूडेंट आ गया, जैसे कि हम ये बोल दें ये 4 फीट हाइट का है और ये कोई 5 फीट का है, और एक कोई नया स्टूडेंट आ रहा है जिसका हाइट हमें नहीं पता, ये आपस में बराबर नहीं थे। सेकंड केस के लिए बात करें, आपस में बराबर नहीं है, हम क्या मान के चले एक नया स्टूडेंट आ गया जेड, तो क्या कह सकते हैं भाई इसके अंदर दो केस तो ये बनेगा कि अगर ये वाले इसके बराबर हो जाए कि इफ x इक्वल टू जेड, मतलब पहला वाला अगर उसके बराबर होगा तो वो भी कितना हो गया होगा 4 फीट का। फिर से समझिए, अगर पहला वाला उसके बराबर हो गया है तो वो भी कितना हो गया 4 फीट का हो गया होगा, तभी तो बराबर है, x 4 फीट का था और वो 4 फीट का होगा तभी बराबर होगा। तो अगर पहला बराबर हो गया तो दूसरा बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि पहला बराबर मतलब वो 4 फीट का हो गया, तो फिर 5 फीट कैसे हो सकता है। तो जब पहला से बराबर हो गया तो आप कह सकते हैं कि देन ये y से बराबर नहीं हो सकता है। तो केस 1 इसके अंदर एक बना, ये केस नंबर 1 बन गया। केस 2 के अंदर एक केस बना। अब दूसरा ये भी तो हो सकता था क्या कि ये वाला इसके बराबर ना हो, जैसे कि हमने क्या माना कि पहला वाला हो सकता है कि नया जो स्टूडेंट है उसके बराबर था, तो उसका हाइट 4 फीट है, 4 फीट तो इसके बराबर नहीं होगा, देन y इज नॉट इक्वल टू जेड। तो ऐसा हो सकता है कि पहला वाला हो सकता है, पहला वाला क्या कि जेड के बराबर ना हो सकता है ना ऐसा कि इफ बी नंबर में कि पहला वाला जेड के बराबर ना हो, तो हो सकता है कि ये 4 फीट नहीं हो सकता है 5 फीट हो, या हो सकता है कि 5 फीट से भी अलग हो। तो यहाँ पे भी देखिए क्या बन रहा है, ध्यान से देखेंगे एकदम कि पहला वाला इसके बराबर नहीं था, मतलब ये 4 फीट नहीं होगा, तभी तो बराबर नहीं है। क्या पहले x इज नॉट इक्वल टू जेड मतलब वो 4 फीट नहीं है, तो क्या हो सकता है 4 फीट नहीं हो सकता है 3 फीट का हो सकता है 5 फीट का हो सकता है 6 फीट का हो। तो यहाँ से दो रिजल्ट बनता है। देन तब ऐसा हो सकता है कि y के बराबर हो जाए z,
मतलब 4 फीट नहीं है तो हो सकता है 5 फीट हो जाए, y के बराबर हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है और कि y के बराबर भी ना हो सकता है 5 फीट ना हो, दोनों से अलग हो 6 फीट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बस यही दो केस यहाँ पे आ रहा है कि केस 2 के अंदर। तो देखिए कैसे क्या करेंगे हम लोग, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू y, तो भाई x जब नॉट इक्वल टू y हुआ तो डी ऑफ एक्स वाई कितना, वैल्यू 1। आगे बढ़ते हैं, देखिए केस 1 हम केस 2 के अंदर जो पहला केस था वो देख लेके चलते हैं कि x इज इक्वल टू z देन y इज नॉट इक्वल टू z। जब x z के बराबर तो y z के बराबर नहीं हो सकता। तो भाई देयरफॉर डी ऑफ एक्स जब बराबर होगा तो वैल्यू 0 और जब बराबर नहीं तो वैल्यू 1। हमें इन दोनों को ऐड करने की आवश्यकता थी ट्रायंगल इक्वालिटीज को दिखाने के लिए। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 इसका वैल्यू 1, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना 1। अब आते हैं ट्रायंगल इक्वालिटीज को दिखाने के लिए। तो क्या भाई इसका वैल्यू पहले से 1 था और इस दोनों को जोड़ने के बाद 1 आया है, तो भाई क्या डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इधर 1 और दोनों को जोड़ के 1 तो बराबर हो गया। आ रहा बात समझ में? तो केस 2 के अंदर पहला केस में बराबर हो गया। अब दूसरा केस लेके चलते हैं क्या कि जब इसके बराबर नहीं है, देखिए यहाँ पे जब x z के बराबर नहीं है तो y के बराबर हो भी सकता है, y के बराबर ना हो। तो जब when if x is not equal to z then y is equal to z हो सकता है या हो सकता है इससे भी अलग हो। आ रहा बात समझ में? तो ये क्या करेंगे हम कि x is equal to, जब x is not equal to z है तो डिस्टेंस कितना 1, दोनों का डिस्टेंस 1। अच्छा जब ये इक्वल है तो डिस्टेंस 0 और नहीं होता तो डिस्टेंस 1। तो इसीलिए हमने लिख दिया कि डी ऑफ वाई जेड या तो 0 होगा, 0 कब होगा जब ऐसा हो, या तो 1 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो अब देखिए क्या करेंगे हम, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसे और इसे ऐड करेंगे, क्या आएगा, इसका अगर 1 लेते हैं इसका 0 लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1 0 1 आ जाएगा, और इसका 1 इसका भी 1 ले लेते तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस दोनों का सम या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। अगर 1 आता है तो इसके इक्वल हो जाएगा और अगर 2 आता है तो इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल, तो सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों ही पूरे रिजल्ट को मिला करके क्या कह सकते हैं कि दैट डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो फाइनली हमने यहाँ पे दोनों ही केस में दिखा दिया। तो कह सकते हैं कि सिंस ऑल द पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड तो देयरफॉर डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। तो हमें मैट्रिक प्रूफ करना, तो मैट्रिक प्रूफ हो गया। तो अब एक लास्ट में, हाँ इसी मैट्रिक स्पेस को क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक कहते हैं। ये जो आपको डी स्पेशल से जो डिफाइंड था कि एक बार 0 एक बार 1, तो इस मैट्रिक को क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।